हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भौतिक विषय का विद्युत चैप्टर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि अपने क्वेश्चंस के ऊपर मैं रुक जाऊँ, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो हम आप अपने डिस्क्रिप्शन में अपने डाल देंगे। ठीक है, और आप लोग वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए देर ना करते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद्युत चैप्टर्स के, वो सारे के सारे आज मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देर ना करते अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 10 ओम, दूसरा है 10 स्क्वायर ओम, तीसरा है 10 क्यूब ओम और चौथा है 10 4 ओम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 क्यूब ओम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है ओम क्यू, सी ऑप्शन है म्यो और डी ऑप्शन है ओम क्यू 1। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी विद्युत चालकता की जो यूनिट होती है वो होती है महो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी, सी है जस्ता और डी है शीशा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी। ठीक है, अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई कितनी होगी। पहला ऑप्शन है ओम -1, दूसरा है ओम मीटर, सी ऑप्शन है रो और डी है एम्पियर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओम -1। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, प्रवाहकत्व का इकाई क्या है। पहला है ओम -1, दूसरा है ओम मीटर, सी है रो और डी है एम्पियर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ए, यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ओम -1। ठीक है, अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। पहले है मैक्सवेल, दूसरे है डीजल, सी है माइकल फैराडे और डी है वोल्टा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है। अगला है, टेस्ला चुंबकीय का यूनिट है। मतलब ये टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है। पहला है प्रेरण का, दूसरा संवेग का, सी है क्षेत्र का और डी है प्रवाह का। तो दोस्तों सर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि, दूसरा है तापमान में वृद्धि, सी है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसके लिए तीनों के तीनों जो हैं, लंबाई में वृद्धि, तापमान में वृद्धि और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में कमी, ये सब के सब इसमें ज़रूरी तत्व होते हैं। ये सब के सब आपको चालक का प्रतिरोध इन सब की वजह से ये बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक में किसी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि हमें यहाँ निकालना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे तापक में उत्पन्न ऊष्मा हमें निकालना है। ठीक है, मतलब कितनी ऊष्मा जूल में उत्पन्न होगी। तो दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये निकालना है मतलब तापक में कितनी ऊष्मा
जूल में उत्पन्न होगी, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। ठीक है, तो I हमारा कितना दिया हुआ है, I हमारा एम्पियर दिया हुआ है 0.3, तो दोस्तों 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू R हमारा कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, इंटू 900, एक सेकेंड इधर मैं करता हूँ, आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी। आई स्क्वायर हमारा 0.3 का स्क्वायर इंटू 900 और इंटू फिर हमारा टी यानी टाइम कितना दिया है, तो 10 सेकेंड का दिया हुआ है, तो इंटू 10। ठीक है, जब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 810 जूल हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अकेंद्रित रेटेड होता है। पहला ऑप्शन है शक्ति यानी बिजली और धारा से, दूसरा है बिजली और वोल्टा से, सी ऑप्शन है धारा और वोल्टा से, और डी ऑप्शन है ऊर्जा और बिजली से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति यानी बिजली और वोल्टता से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अतिचालक, दूसरा है अर्धचालक, सी ऑप्शन है परावैद्युतिकी और डी है पूर्ण चालक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी अतिचालक। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा है प्रतिरोधक, सी है विद्युतरोधी और डी ऑप्शन है द्रवणित। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युतरोधी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। पहला है 0, दूसरा असीमित, सी है कम और डी है अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असीमित होती है, उसकी चालकता जो होती है सुपर कंडक्टर की वो असीमित होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिकता कितनी होती है। पहला है असीमित, दूसरा है 0, सी है उच्च और डी है निम्न। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी असीमित। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं। पहला है निकेल, दूसरा है कोबाल्ट, सी है इस्पात और डी है नर्म लोहा। तो दोस्तों चुंबक रक्षक जो होते हैं वो आपको नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। ठीक है, किसके टुकड़े होते हैं, तो नर्म लोहे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं। पहला है परिणामित्र, दूसरा है दिष्टकारी, सी है प्रेरण तेल और डी है डायनेमो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिष्टकारी। ठीक है, तो दोस्तों ये दिष्टकारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर भी इसका एक नाम है, रेक्टिफायर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। पहला है एकल डायोड, दूसरा है दो डायोड, सी ऑप्शन है एकल विद्युत रोधक और डी ऑप्शन है एकल ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है। पहला है लकड़ी, बी है कपड़ा, सी है कांच और डी है कागज।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच। इनमें से जो भी दिया हुआ उसमें कांच जो है वो सबसे बढ़िया इंसुलेटर माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? पहला है निलंबन प्रकार, दूसरा है पिन प्रकार, सी है स्ट्रेन प्रकार और डी है पोस्ट प्रकार। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निलंबन प्रकार। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है अतिचालक, दूसरा है धात्विक चालक, सी है अर्धचालक और डी है विद्युत रोधी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्धचालक। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? पहला है रबड़, दूसरा है शुद्ध जल, सी है लवण जल और डी है बेंजीन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लवण जल। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है? पहला है वेग, दूसरा है बल, सी है कोणीय संवेग और डी है स्थिर वैद्युत विभव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़े हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है? पहला है निकिल, दूसरा है अल्युमिनियम, सी है लोहा और डी है तांबा। तो दोस्तों घरेलू विद्युत केबल में हम लोग जो प्रयोग की जाने धातु होती है वो होती है तांबा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न और बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ए प्रतिरोध कम हो, दूसरा गलनांक कम हो, सी विशिष्ट घनत्व कम हो और डी चालकत्व कम हो। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गलनांक कम हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? पहला है रोधी, दूसरा है अर्धचालक, सी है चालक और डी है अतिचालक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेकत्व कितना हो जाता है? ए है 9 गुना, बी 3 गुना, सी 6 गुना और डी 1/3। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो 9 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? पहला है एनोड, बी है बर्तन, सी विद्युत अपघट्य और डी है कैथोड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी, कैथोड में। ठीक है, वो कहाँ एकत्रित होती है? तो कैथोड में एकत्रित होती है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक कौन सा है? पहला है लोहा, बी है गैस कार्बन, सी है कॉपर सल्फेट और डी है पारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट जो है वो अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है। ठीक है, अगले प्रश्न से चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु के तार में जो बिजली के प्रवाह होती है वो आपको इलेक्ट्रॉन यानी ए से आपकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? पहला है तांबा, बी है लोहा, सी अल्युमिनियम और डी है चांदी। तो दोस्तों
इनमें से जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है वो आपको कौन सा है, तो वो आपको है चांदी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी चांदी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन पहला है अर्धचालक, दूसरा है विद्युत रोधक, सी है कुचालक और डी है चालक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फ्लूरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? पहला है प्रतिरोधिता में को कम करना, दूसरा है करंट के प्रवाह को कम करना, सी ऑप्शन है करंट में प्रवाह को बढ़ाना, और आपको डी ऑप्शन है वोल्टेज को क्षणिक कम करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करंट के प्रवाह को बढ़ाना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का जो प्रयोजन होता है वो होता है करंट में प्रवाह को बढ़ाना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? पहला ऑप्शन है धनात्मक आवेशित होता है, दूसरा विद्युतीय निष्प्रभावी होता है, सी है वैकल्पिक रूप से धनात्मक और ऋणात्मक अवशेषित होता है, और डी है ऋणात्मक आवेशित होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युतीय निष्प्रभावी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? धारावाहक चालक किससे संबंध होता है, किससे संबंधित होता है? तो पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र से, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र से, सी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, और डी है ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपको वैद्युत क्षेत्र से। ठीक है, धारावाहक चालक जो होता है वो आपको वैद्युत क्षेत्र से संवेदित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न धारावाहक तार कैसा होता है? पहला है धनात्मक आवेशित होता है, दूसरा ऋणात्मक आवेशित होता है, सी न्यूट्रल होता है, और डी धारा की शक्ति के आधार पर आवेशित होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो जो होता है वो आपको धारावाहक तार जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला संकलन, दूसरा संयोजन, सी ऑप्शन है आसंजन, और डी ऑप्शन है श्रृंखला बंधन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयोजन। संयोजन जो होता है वो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिरोध रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? पहला सहायता स्तर, दूसरा है 10 की शक्ति, सी है प्रतिरोध का कुल मान, और डी है प्रतिरोधक का पदार्थ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहायता स्तर। ठीक है, सहायता स्तर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है प्रतिरोध R का एक तार N के बराबर भागों में काटा जा गया है, फिर इन भागों को समानांतर जोड़ा गया, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पहला है एन आर, दूसरा आर बाई एन, सी है एन बाई आर, और डी ऑप्शन है आर बाई एन स्क्वायर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि पहला ऑप्शन है उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बी उससे जल अपघटन हो सकता है, सी उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, और डी उससे तारों में खराबी आ सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इस वजह से विद्युत धारा से जो लगी आग होती है उसको बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अगला प्रश्न है तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो पहला है लोहा, दूसरा है एल्युमिनियम, सी है कॉपर और डी है जिंक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर की जो धातु होती है उसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि डी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? पहला है फॉस्फर प्रपट, दूसरा है छाया आच्छादन, सी है इलेक्ट्रॉन गन और डी है गैस प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गैस प्लाज्मा जो है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P माइनस एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? पहला है चालक, दूसरा है दौलित्र, सी ऑप्शन है दिष्टकारी और डी है प्रवर्धक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिष्टकारी। और दोस्तों इसी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? तो रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला है यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, बी है यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, उसके बाद सी ऑप्शन है यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में सीधे अनुपात में होता है, और डी ऑप्शन है ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में सीधे अनुपात में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता क्या लगाया जाता है? पहला है प्रतिरोध, दूसरा है ऊर्जा, सी है धारा और डी है ताप। तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो पता लगाया जाता है वो होता है आपको सी ऑप्शन यानी कि धारा का पता लगाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है डायनमो एक यंत्र है जो, पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, बी वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है, सी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, या डी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सी है इनमें से कोई नहीं और डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या है? पहला है ऑप्शन ध्वनि ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, उसके बाद सी ऑप्शन है रेडियो ऊर्जा और डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा। यानी टेलीफोन लाइन में जो बहने वाली जो ऊर्जा धारा होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है प्रबंधकों में ऋणात्मक पुनर्भ्रमण क्या होता है? पहला है बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है, बी है बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है, सी है बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, और डी ऑप्शन है बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को क्या करता है? घटाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला है बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है?
पहला ऑप्शन है धारा, बी है वोल्टता, सी है प्रतिरोध और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बहुलमापी का जो प्रयोग होता है वो आपको ये सारे के सारे को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि धारा को भी, वोल्टता को भी और प्रतिरोध को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, दूसरा है ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और डी है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? पहला ऑप्शन है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पे, दूसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे, सी है प्रकाश चालकीय प्रभाव पे और डी है प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर वो काम करती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एसी परिपंथों में एसी मीटर मापते हैं। पहला है माध्य मान पे, दूसरा है आरएमएस मान पे, सी है शिखर मान पे और डी है माध्य वर्ग मान पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएमएस मान पे। ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है आरएमएस का वो होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या करते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? पहला है एमीटर, दूसरा है वोल्टमीटर, सी है वॉटमीटर और डी ऑप्शन है अनीमोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एमीटर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, वैद्युत आवेश का एसआई एकक क्या है? पहला है एम्पियर, दूसरा है कूलॉम, सी है ईएसयू और डी है केल्विन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कूलॉम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चल रहे हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है फैराडे ने, दूसरा है वोल्टा ने, सी है मैक्सवेल ने और डी है रोएंटजन ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चल रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? पहला है वोल्ट, दूसरा है वॉट, सी है किलोवाट घंटा और डी है एम्पियर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, वो वॉट है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो ये मतलब ये बदला जो जाता है वो किसके द्वारा बदला जाता है? तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफार्मर द्वारा, दूसरा डायनेमो द्वारा, सी दोलक के द्वारा और डी दिष्टकारी द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो दिष्टकारी द्वारा के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर्स का उपयोग किसमें कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? ठीक है। पहला है कम वोल्टेज के लिए उच्च वोल्टेज, दूसरा है उच्च वोल्टेज के लिए कम वोल्टेज, सी है डीसी से एसी और डी ऑप्शन है एसी से डीसी। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था रेक्टिफायर्स यानी कि आपको रेक्टिफायर्स यानी कि दिष्टकारी। ठीक है। तो दिष्टकारी को क्या, तो ये किस चीज़ में उपयोग होता है? तो एसी से डीसी में बदलने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? पहला है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा है दिष्ट धारा,
सी है प्रेरित धारा और डी है वास्तविक धारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? पहला है एम्पलीफायर, बी है रेगुलेटर, सी है स्विच और डी है रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेगुलेटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? पहला है स्टेनलेस स्टील, दूसरा है मृदु इस्पात, सी है कठोर स्टील और डी है नरम लोहा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरम लोहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला है परिणामित्र ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, बी है डीसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, सी है वैद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए और डी ऑप्शन है एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 64 नंबर। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है निक्रोम, उसके बाद सी ऑप्शन है सीसा और डी है टंगस्टन। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि वो किस चीज़ से बना था, तो टंगस्टन से बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के उपयोग में होता है? पहला है Fe, दूसरा है An, सी है Ag और डी है W। ठीक है, तो दोस्तों सामान्यतः जो बल्ब का जो तंतु या जो फिलामेंट बनता है वो किसी से, तो टंगस्टन से बनता है। ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि W जो होता है वो किसका चिन्ह होता है, तो ये आपको टंगस्टन का ये चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आर्गन और डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको सी, यानी कि आर्गन। आर्गन आपको ये भरा रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। पहला ऑप्शन है दृश्य प्रकाश के रूप में, दूसरा है अवरक्त किरणों के रूप में, सी ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों के रूप में और डी है प्रतिदीप्त प्रकाश के रूप में। तो दोस्तों तंतु प्रकार के जो प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है वो आपको प्रकट होती है किस चीज़ में, तो आपको प्रकाश के रूप में भी प्रकट होती है और विद्युत ऊष्मा के रूप में भी प्रकट होती है। ठीक है, तो प्रकाश के रूप में जो आपको प्रकट होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से आपको प्रकाश के जो रूप में प्रकट होती है, ठीक है, वो आपको 5% होती है। ठीक है, एक मिनट, प्रकाश के रूप में जो होती है, यानी कि ये प्रकाश के जो रूप में होती है 5% होती है। ठीक है, और विद्युत ऊष्मा जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होती है तो वो आपको विद्युत ऊष्मा में होती है। ठीक है, उसमें आपको होती है 95%। कितनी होती है? 95%। ठीक है दोस्तों, यानी कि विद्युत ऊष्मा में 95% के रूप में आपको ये शक्ति जो होती है, विद्युत शक्ति, वो प्रकट होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है विद्युत के यांत्रिक प्रभाव पर, बी है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर, सी है विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर और डी है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। पहला ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। बी ऑप्शन है उच्च प्रतिरोधकता और तथा उच्च गलनांक के कारण। सी ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक के कारण। और डी ऑप्शन है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण। तो दोस्तों एक फ्यूज की तार को जो पहचाना जाता है वो पहचाना जाता है किसके कारण? तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण पहचाना जाता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर का वह कौन सा पुर्जा है जिससे बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है? पहला है उत्सर्जक, दूसरा है द्वार, सी है संचायक और डी है आधार तल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्सर्जक। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, मानक स्थितियों को सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? पहला है विद्युत ट्रांसमीटर, बी है बैटरी, सी है जनरेटर और डी है अबाधित विद्युत आपूर्ति। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या? तो वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बैटरी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत आवेश के संरक्षण का जो नियम है उसकी खोज किसने किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है माइकल फेराडे ने, दूसरा है गुलियत्मो मार्कोनी ने, सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और डी है आइजैक न्यूटन ने। तो दोस्तों इसकी जो खोज की थी विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की, वो की थी आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? पहला प्रेरक, दूसरा संधारित्र, सी है परिणामित्र और डी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संधारित्र। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हृदय स्पंद के दौरान वैद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का क्या नाम है? पहला है स्फिग्मोमीटर, दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और डी है स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? पहला है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है धारिता, सी है प्रेरकत्व और डी है डायोड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारिता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धारिता का प्रयोग किया जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को में डीसी को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न से चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी स्थिर रहता है या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए, ठीक है, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? तो वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर ए है निकेल सल्फेट के घोल में डुबाना होगा, बी ऑप्शन है चम्मच को एनोड और शुद्ध निकेल रॉड को कैथोड बनाना होगा, सी है चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा
और डी ऑप्शन है निकेल सल्फेट का लेप करके सुखाना होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है किस में? तो पहला विद्युत चुंबक बनाने के लिए, बी वैद्युत मोटर बनाने के लिए, सी वैद्युत जनरेटर बनाने के लिए, और डी वैद्युत वाट मापी बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? पहला शांत इलेक्ट्रॉन, बी है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, सी है शांत प्रोटॉन, और डी है सभी शांत न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? पहला है चुंबकीकरण, बी है अवसादन, सी है वाष्पीकरण, और डी है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुंबकीकरण से की तकनीक से जो होता है वो पृथक किया जा सकता है। ठीक है, विषम मिश्रण से लोहे की जो परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण की तकनीक से आपको पृथक किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? ए ऑप्शन है आवृत्त वक्रों से, बी है समानांतर लाइनों से, सी है अभिसारी लाइनों से, और डी है अपसारी लाइनों से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समानांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारा स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? पहला है रासायनिक प्रदूषक, बी है रेडियो सक्रिय प्रदूषक, सी है जल प्रदूषक, डी है वायु प्रदूषक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु प्रदूषक। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है यदि कोई दंड चुंबक दो बार हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े को ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, बी आधी हो जाएगी, सी शून्य हो जाएगी, और डी यथावत रहेगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यथावत रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अतिरिक्त ध्रुव, दूसरा है यादृच्छिक ध्रुव, सी ऑप्शन है दोषपूर्ण ध्रुव, और डी ऑप्शन है परिणामी ध्रुव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिणामी ध्रुव। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? पहला है लोहे का शील्ड, बी है रबड़ का शील्ड, सी है पीतल का शील्ड, और डी है कांच का शील्ड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रबड़ का शील्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं,
दूसरा ऑप्शन है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंब रूप होते हैं। सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है पैराबैंगनी, बी है अवरक्त, सी है सूक्ष्म तरंग और डी है मिलीमीटर तरंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी सूक्ष्म तरंग। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस यही हमारा जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विद्युत चैप्टर से उसका मैंने आपके साथ डिस्कशन करा दिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।